नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मंच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की जगह निकली हुई है। नोटिफिकेशन आ गया है। काफ़ी लंबे समय से छात्र इसका इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार वो दिन आ ही गया है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि क्या क्या हमें गलती से बचना है फॉर्म भरते समय, किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है जिससे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। और हम पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या पेपर पैटर्न आने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है, क्या चीज़ नहीं होने वाली। आइए तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में बने रहें। इंस्पेक्टर की जो जगह निकली है टोटल मिलाकर वो 9,534 निकली है, जिसमें कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है। कैसे कि जो जनरल की जगह निकली है दोस्तों वो निकली है 3,613। EWS यानी कि उन्हें 10% उन्हें कोटा दिया जाएगा, उनकी है 902 जगह। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC 27% के उन्हें कोटा दिया जाएगा, तो उनके लिए है जो जगह 2,437। अनुसूचित जाति यानी 21% यानी कि SC की बात कर रहे हैं, ये है 1,895 जगह है इनके लिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात करें, उन्हें 2% कोटा दिया गया है, तो उन्हें 180 जगह मिली। कुल मिलाकर जो आपकी जगह है इसमें 9,027 है। ठीक है, बाकी औरों में भी जगह निकली है, आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित होंगे उन्हें आरक्षण 2% का कोटा देकर दिया गया है, जिसमें उनके पद हैं 180। और भूतपूर्व सैनिक यानी जो रिटायर सैनिक होते हैं, आर्मी पर्सन होते हैं, उनके लिए 5% का स्पेशल कोटा है और उनके लिए 451 जगह हैं। महिला के लिए 20% का कोटा लेके 1,805 जगह, यानी कि महिलाओं के लिए भी काफ़ी अच्छा मौका है दरोगा बनने का, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। यानी प्लाटून कमांडर PSC में भी जगह निकली है, जिसमें कि जनरल में जगह निकली है 194। EWS वाले के लिए है 48। OBC वाले के लिए है 131। SC वाले के लिए 101 और ST वाले के लिए है 10। तो कुल मिलाकर PSC में दरोगा बनने के लिए आपको 2 स्टार लेने के लिए आपको चाहिए होंगे 484 टोटल जगह निकली हैं। चीज़ है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी उसमें 2% के साथ इसमें 10 जगह हैं प्लाटून कमांडर के लिए आप लोगों के लिए, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% कोटा यानी 24 जगह हैं इनके लिए प्लाटून कमांडर के लिए। तो कुल मिलाकर जो पद हैं वो 484 पद हैं प्लाटून कमांडर के लिए। आगे देख लेते हैं अग्निशामक द्वितीय अधिकारी यानी कि ये फायरमैन जो होते हैं उसमें सब इंस्पेक्टर की जगह निकली हैं, जिसमें कि जनरल की बात करी जाए तो जनरल में केवल 10 जगह हैं और EWS में 2 जगह हैं। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की बात कर रहे हैं, ये 6 जगह हैं। SC यानी अनुसूचित जाति, इसमें 5 जगह हैं। ST यानी अनुसूचित जनजाति, इसमें कोई जगह नहीं है, किसमें, अग्निशामक में। ठीक है, तो कुल मिलाकर 23 जगह हैं। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रित के लिए 0 जगह और भूतपूर्व सैनिक के लिए 5% के साथ 1 जगह है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो समय है यानी कि ऑनलाइन जो आवेदन होंगे आपके वो 1/4/2021 से यानी कि 1 तारीख अप्रैल से स्टार्ट होंगे और आपको 30/4/2021 तक आपके आवेदन लिए जाएंगे रात को 12 बजे तक। तो मेरा कहना आपसे यह है कि आप लास्ट टाइम के लिए ना बैठें, शुरुआत में ही अपने फॉर्म भर लिए जाएं, जिससे कि लास्ट टाइम एक्चुअल में होता क्या है कि साइट बिजी हो जाती है और आप फॉर्म नहीं भर पाते और ये अच्छे मौका गवा बैठते हो। आवेदन शुल्क जो होगा इसमें सभी जनरल, OBC, SC, ST सबके लिए समान फीस रखी गई है, जो कि है 400 रुपये। ठीक है दोस्तों, इसमें कितना ही था। आगे और देखें अधिमान्य अर्हता, यानी कि देखो ये क्या चीज़ है, ये बहुत नई चीज़ आई। अधिमान्य अर्हता कोई अंक नहीं होंगे, यानी कि बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बारे में अंक प्राप्त करने। देखो सीधा सा बात ये है कि अधिमान्य अर्हता यानी कि किसी पर और एक्स्ट्रा क्या क्या, जैसे इसमें ग्रेजुएशन तो आपसे मांगी है ही, और जो आपका फिजिकल वर्क होगा, जो आपकी मेडिकल होगी, अगर किसी पर DOEA यानी डोएक का, नीलेट सोसाइटी का, कंप्यूटर का O स्तर का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की है और यह NCC में आप पर B सर्टिफिकेट है,
तो उनको वरीयता पहले दी जाएगी। सपोज जैसे कहने का मतलब ये है, अगर जैसे कि 2 बच्चे पास हो गए, किसी के पास, एक के पास है उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसने सारे काम कर लिए, फिजिकल भी कर लिया अपना, मेडिकल में भी पास है, और एक के पास अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री है, फिजिकल भी पास किया, मेडिकल भी पास किया, और उसके पास ओ लेवल का ये सर्टिफिकेट है, या इन तीनों चीज़ों में से कोई एक है, तो इसमें वरीयता उसको दी जाएगी जिसमें ये नीलिट का ओ लेवल का सर्टिफिकेट होगा, या फिर जिसने 2 वर्ष तक परदेशी सेना में काम कर रखा हो, या फिर जिसमें 20 सर्टिफिकेट होगा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये चीज़ उन्हें वरीयता दी जाएगी। आयु जो है, आयु की बात कर लेते हैं। आयु जो है दोस्तों वो 21 वर्ष से होकर 28 वर्ष है, यानी कि मिनिमम एज जो आपकी 21 वर्ष होगी और जो मैक्सिमम एज होगी वो 28 वर्ष होगी। और इसमें जो SC, OBC और ST वालों को जो सरकार द्वारा जो कोटा दिया जाता है एज रिलैक्सेशन का, जो किसी को 5 वर्ष 3 वर्ष का, वो अलग से होगी, यानी कि वो 28 वर्ष के बाद लागू की जाएगी। यानी जो 28 वर्ष का होगा, यानी कोई 31 वर्ष का है, अगर 28 और अगर वो SC का है तो 28 और 5 33 वर्ष तक वो बढ़ सकता है। ठीक है, जो है आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। ये नोटिफिकेशन का ही पार्ट है पूरा का पूरा जो आपके सामने है। आपकी जो परीक्षा होगी वो ऑनलाइन होगी। तो मेरा आपसे एक चीज़ कहना है कि आप UPSI की तैयारी कर रहे हैं, तो UPSI के पेपर होने से पहले आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से हैबिचुअल हो जाएं पेपर देने के लिए। नहीं तो अगर आप क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम अपने सामने लैपटॉप या कंप्यूटर को देखोगे परीक्षा देते समय, तो आप हैबिचुअल नहीं होगे, तो आप चाहकर भी अपने क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे अटेंड। ठीक है, तो जानकारी ले लेते हैं क्या क्या चीज़ है परीक्षा में, क्या क्या आने वाला UPSI में। तो UPSI में 4 सेक्शन में आएगा। पहले सेक्शन में आपका सामान्य हिंदी आएगा 100 अंक का। दूसरे सेक्शन में आएगा आपका मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, ये आएगा आपका 100 अंक का। तीसरा सेक्शन आएगा संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि मैथ की बात कर रहा है, मैथ यानी 100 अंक का आएगा। और चौथा भाग में आएगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा, रीजनिंग की बात कर रहा है 100 अंक, यानी टोटल जो आपका पेपर होगा वो होगा 400 अंक का। ऑनलाइन जो आपकी परीक्षा होगी वो होगी आपकी 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट की। अब इस नोटिफिकेशन में देख लेते क्या चीज़ नहीं है, नई चीज़ है। देखो ये चीज़ नहीं है, आपका जो प्रत्येक यानी 4 सेक्शन में जो आपके पेपर आ रहे हैं, चारों सेक्शन यानी प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक लाने जरूरी हैं। 35%, यानी कि आपके 100 अंक का है तो आपको 35 नंबर लाने जरूरी है प्रत्येक पार्ट में, जो आपके 4 भागों में परीक्षा होने वाली UPSI की। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, जो कुल 50% अंक प्राप्त होने चाहिए, यानी कि आपको चारों सब्जेक्ट में, यानी चारों जो आपके भाग हैं उसमें आपको 35% अंक लाने, और कुल मिलाकर आपको 50% से अधिक अंक लाने, यानी कि आपको जो 400 में से 200 अंक लाने अनिवार्य होंगे। अदर एग्जाम की तैयारी करते हो कि नहीं मेरी तो हिंदी अच्छी है, कि मेरी तो मैथ अच्छी है, तो मैं उसमें नंबर पा लूँगा, आपको चारों सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी पड़ेगी, ये जान लो। अगर आपको अपने कंधे पर 2 सितारे चाहिए UPSI बनना है तो। ठीक है, दूसरी ये क्या है, ये बस उसने इसमें बस ये बताया है कि आपके अभिलेखों, यानी कि जो आपके कागज होंगे उनके चेकिंग की जाएगी, बस इसमें ये है। सारे के मानक परीक्षण, यानी कि आपके मापदंड क्या क्या होंगे आपके सारे शरीर के UPSI बनने के लिए। ये है पुरुष के लिए। ऊंचाई जो होगी आपकी होगी 168 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग समझ लो कि 5, 6, 5, 7 जिसकी लंबाई है 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, वो इसको भर सकता है। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात कर रहा है, ये ST की बात कर रहा है, उसको उनकी जो ऊंचाई है वो है 160 सेंटीमीटर। ठीक है, सीना जो है अभ्यर्थी के लिए होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुला हुआ, और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। तो जाने की 79 और 84 जाने की आपके शरीर में उन्हें आपकी छाती में चाहिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। आप ये मत समझ लेना कि आपने मिनिमम जो इसने चेस्ट के जो दे रखे 79 है, आपके 85 है, 95 चेस्ट है, आप फुला पा रहे हो 4, तो आपको निकल पाओगा, आपको फेल कर दिया जाएगा। यानी आपके चेस्ट में फुलाव 5% होना चाहिए, ये इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है।
अच्छा, महिला के लिए क्या है ऊंचाई? महिला के लिए जो ऊंचाई है वो है 152 सेंटीमीटर। ये सबके लिए है, देख लो, सामान्य, अन्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, महिला, अभिया, यानी कि सबके लिए। पिछले वाले में जो पूछा वो भी सबके लिए था। केवल एसटी के लिए जो महिला के लिए ऊंचाई है वो 147 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इनका वेट, दूसरी बात, महिलाओं में वेट कम होता है तो इन्होंने साफ तौर पर लिख रखा है कि इनका जो वेट है वो 40 किलोग्राम से कम नहीं। यूपीएसआई बनना चाह रही है, उसका वेट कम है, तो बस अपने खान पान पे ध्यान दें और आप यूपीएसआई बन जाओगे, ठीक है। अच्छा, शारीरिक दक्षता, यानी कि आपको क्या 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 करना पड़ेगा। पुरुष के लिए जो अभ्यर्थी है 4.8 किलोमीटर यानी 4500 मीटर आपको 28 मिनट में करना होगा। और महिला के लिए क्या है 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। कितने? 16 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी ये। अच्छा, एक चीज़ बता दें, जैसे पहले यूपी में जो फिजिकल हुआ करता था, जैसे 10 किलोमीटर की दौड़ हुआ करती थी, तो वो उन्होंने नंबर बांट दिए थे कि आप इतने मिनट में करोगे तो इतने नंबर, इतने मिनट में करोगे तो इतने नंबर मिलेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल जो मिनिमम टाइम दे रखा 28 मिनट, उसमें आपको पार करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाए तो आपको फेल हो जाओगे आप, ठीक है, फिजिकल में फेल मान लिया जाएगा। तो इसलिए इस तौर पर, खास तौर पर आप ये ध्यान रखना, ठीक है। यूपीएसआई का पेपर है तो आपका मेडिकल होगा ही होगा, तो उसमें दिया जाएगा, बस उसके बारे में थोड़ा दे रखा है। अच्छा, अब जो कोटा जो मिल रहा है, यानी कि जो SC ST OBC को जो कोटा मिला है वो किस प्रकार से मिल रहा है, तो यानी कि अनुसूचित जाति को जो 21% का मिलेगा, यानी कि जो आपकी जगह मिलेगी उसमें से 21% अनुसूचित जाति यानी कि SC की बात कर रहा है। और जो अधिकतम छूट मिलेगी वो 5 वर्ष के लिए मिलेगी, ठीक है। अनुसूचित जनजाति को 2% का कोटा मिलेगा यानी जगह में, और आपको जो 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में भी आपको 5 वर्ष का छूट दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को वर्ष में यानी आयु सीमा कोई छूट नहीं है, लेकिन उनका 10% कोटा है, ठीक है। तो बस यही चीज़ थी इसमें, बाकी और देख लेते हैं आगे क्या है। अच्छा, स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2% कोटा है, लेकिन आयु में कोई छूट नहीं है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। और महिला के लिए 20% वो है, लेकिन कोई छूट, आयु सीमा छूट है। और आगे देख लेते हैं क्या है। अच्छा, ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि जो आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा, जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो 1 अप्रैल 2020 या उसके बाद का हो, परंतु अभ्यर्थी द्वारा इस भर्ती हेतु आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। तो जाने कि आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। या फिर जो कि आपकी 30/4/2021 यानी कि पेपर जो यूपीएसआई के फॉर्म बनने की लास्ट डेट है उससे पहले का आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। किसका? 1 अप्रैल 2020 के बाद का और 30 अप्रैल 2021 के बीच का, ठीक है। यानी कि आपको इसके बीच का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप पे इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते समय ये आपका देखा जाएगा। अन्य आपने सब कुछ पार कर भी टेस्ट फिजिकल सब कुछ पार करके भी आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। वही आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए भी यही क्राइटेरिया दिया जाए। 1 अप्रैल 2020 के बाद का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और 30/4/2021 के से पहले का उनके पास यानी कि पेपर यानी कि जो यूपीएसआई के फॉर्म बनने की लास्ट डेट है उसके अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। इसमें ये है, बाकी और देख लेते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, इसमें क्या दे रखा है, जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार सेवा यानी कि जो विद्यार्थी केंद्र या राज्य की सेवा यानी सरकारी नौकरी पर पीएसआई बनना चाहते हो, अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट हो तो आपको नो ड्यूज होना सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने असफल रहे हैं। देखो, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें सीधा तौर पे ये कह रखा है, अगर आप उत्तर प्रदेश के हो और आप पर मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल में काउंट करा जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप जैसे सपोज आप ओबीसी मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। जनरल में काउंट होकर अगर आपके नंबर जनरल में आ रहे होंगे यानी कि जनरल की कट ऑफ को पार कर गए होंगे
तभी आप उस परीक्षा में आगे के लिए लागू किया जाए। अगर आप सपोज जैसे कि ओबीसी में और ओबीसी ही कट ऑफ में रहे हो, जनरल की कट ऑफ पार नहीं कर पाए और आपका ये आप क्या कहते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए, तो और आप जनरल में आ जाओ तो आपको ये आगे नई परीक्षा में बैठने देंगे। ठीक है, ये आपको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, आपको जनरल के तौर पर आपको ये काउंट करेंगे। यानी इसका मतलब एक और चीज़ है, इसमें अदर राज्य के भी आप भर सकते हैं, यानी कि हरियाणा, राजस्थान के। तो ये जो मूल निवास प्रमाण पत्र का है वो सबके लिए है, SC ST सबके लिए है। ठीक है ना, वो जनरल में काउंट, जनरल वालों के लिए तो जनरल में वो होते। आपका जो फोटो होगा वो कैसा होना चाहिए? देखो, आपका जो फोटो होना चाहिए, जो इसमें मैं इम्पोर्टेंट बात है वो है ये कि आपका जो फोटो है सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि, यानी कि आपके फ़ोटो का जो बैकग्राउंड होगा, या तो वो सफ़ेद होगा या हल्के ग्रे कलर का हो, और किसी कलर में आप फ़ोटो मत करवाना, तो इससे क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बस इसमें दूसरा बात वही है कि टोपा मुफलर पहन के मत कराना। अगर आप ग्लासेस पहनते हो तो उसमें आपकी आँख प्रॉपर चमकनी चाहिए। दे रखा है कि आप रंगीन चश्मा लगा के रंगीन चश्मा लगा के फोटो ना खिंचवाएं, कहीं आप अपनी सेल्फी डाल दें, उसके लिए कर रखा है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। सिलेबस में इसके जो 4 भाग जो मैंने बताए थे आपको, 4 भाग, जैसे पहला भाग जो था हिंदी का, हिंदी में जो आपके आएंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। दूसरा आएगा हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्व तत्सव, पर्यायवाची, विलोम, अनेक अर्थक, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समाज, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकार्थी, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, अप्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा पुरस्कार और विविध। यानी कि सिलेबस जो हिंदी का वो पूरा सिलेबस है आपका। ठीक है, आपका पूरा सिलेबस है। ठीक है, और आगे देख लेते क्या। दूसरा जो आपका था वो मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। तो मूल विधि में आपसे क्या पूछने वाला है? मूल विधि में पूछेगा आपसे भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान और यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानव अधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, IT अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्याय के निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भूमि राज्य संबंधित कानून का सामान्य ज्ञान। यानी कि जो आपको यूपी में जब आप दरोगा बन जाओगे, जिन चीज़ों की आपको जरूरत पड़ने वाली है उन चीज़ों का आपके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, संविधान में क्या क्या पूछा? संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन, उनके अधिकार, कानून बनने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि विषय की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। सामान्य जानकारी होनी चाहिए, ज़्यादा डीप मत पढ़ना। सामान्य ज्ञान यानी कि ये GS का ही भाग है। सामान्य ज्ञान में आएगा सामान्य विज्ञान, सबसे पहले दे रखा है तो स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी एवं संस्कृति, यानी कि उसकी बात कर रहा है इकोनॉमिक्स की, भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिककरण, FDI, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व समसामयिक विषय, यानी करंट की बात है, महत्व समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, यानी उत्तर प्रदेश के भी सवाल आएंगे आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश जरूर पढ़ लेना। सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधार
आधारभूत जानकारी, यानी कि कंप्यूटर का भी आपका इसमें सवाल पूछे जाएंगे। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यानी कि ये चीज़ नहीं दे रखी है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। मैंने तो पहली बार सुना सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये तो देखा, यानी इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और आगे देख लेते हैं क्या है। यह है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि मैथ की बात कर रहा है। तो दोस्तों मैथ की बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या है मैथ में। यह है आपकी संख्या पद्धति, सरलीकरण है, दशमलव एवं भिन्न है, और यह है महत्तम समापवर्तक, एलसीएम एचसीएफ है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, आपका डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपका पार्टनरशिप है, एवरेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफिक, यानी कि ये ग्राफ के सवाल है, और प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंपोनेंट एंड अदर एनालिसिस फंक्शन, अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषण कार्य मिसले, यानी एल्जेब्रा की बात कर रहा है। मेंसुरेशन इसमें आपको दे रखी है, यानी कि एडवांस में से केवल मेंसुरेशन और ये शायद एल्जेब्रा आएगी। ठीक है, बाकी जो आपका अर्थमेटिक का है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो यूपी का जो एग्ज़ाम हुआ था पहले, ये यूपीएसआई का, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपको एसएससी और बैंक दोनों को मिलाकर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे कुछ एसएससी टाइप के, कुछ ऐसे आते हैं जो बैंक टाइप का है। जो मैथ और रीजनिंग आएगी ना, वो आपकी बैंक और एसएससी टाइप के मिलाकर आएगी। ठीक है, जो पिछली बार पेपर आया था वो ऐसे ही आया था, और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए थे, इसमें काफ़ी अच्छे दिन रुक गए थे। ठीक है, तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, और क्या दे रखा है मानसिक योग्यता परीक्षा में, लॉजिकल डायग्राम, तर्क आरेख, सिंबल रिलेशनशिप, इंटरप्रिटेशन, संख्या संबंध, ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट है, और लेटर एंड नंबर सीरीज है, आपकी वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी वर्णमाला, ठीक है, आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट है, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, यानी कि वो दिशा वाले जो सवाल होते हैं, लॉजिक इंटरप्रिटेशन और ऑफ डेटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, यानी कि ये बात कर रहे हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो आपके वो आएंगे, सपोर्टिंग आउट, डिसिमिलर, असामान्य चिन्ह, सीरीज कॉम्बिनेशन टेस्ट आएगा, श्रृंखला टेस्ट वो आएगी सीरीज की, कोडिंग डिकोडिंग आएगी आपकी, कोडिंग डिकोडिंग के दे रखा है, और आपका डायरेक्शन वाले दे रखे सवाल, ब्लड रिलेशन के सवाल दे रखे हैं, प्रॉब्लम बेस और अल्फ़ाबेट दे रखा है, टाइम सीक्वेंस टेस्ट भी दे रखा है, वेन डायग्राम वाले सवाल आएंगे रीजनिंग में आपके। ठीक है, मैथमेटिकल एबिलिटी के आएंगे, यानी कुछ मैथ टाइप का होगा, वो होते हैं रीजनिंग का ही पोर्शन है। अरेंजिंग ऑर्डर वाला आएगा आपके सवाल, ये रीजनिंग का सिलेबस दे रखा है। और क्या दे रखा है, समानता, भिन्नता, सॉल्विंग, समस्या सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, स्मृति, मेमोरी, दृश्य और पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप, ठीक है, अवधारणा, अंगणितीय तर्क, शब्द तथा आकृति वर्गीय, ठीक है, अंगणितीय संख्या श्रृंखला और अमूर्त विचारों के प्रतीकों तथा उनके संबंधों के समस्या, यानी कि वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग की बात कर रहा है, ये आपका आने वाला है यूपीएसआई में। तो ये था सिलेबस पूरा आपके आगे। और बाकी देखो ये क्या चीज़ है, ये है जो आपको जो ओबीसी का जो आपका सर्टिफिकेट बनेगा वो आपको इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इन जनों के आपके उस पर दस्तखत होने चाहिए। ठीक है, और जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए, और ये जो लोग हैं इनके आपको दस्तखत या मोहर लगी होनी चाहिए, तभी आपको माना जाएगा। और ये स्वतंत्रता सेनानी जो है वो आपको इस इधर मोहर होनी चाहिए। ठीक है, इनकी मोहर होनी चाहिए, जिन जिनके मैंने निशान लगा रहा हूँ। राज्य सेवा के लिए जो आपकी ये होगा, इसके लिए ये आपका सर्टिफिकेट मोड है, ये आपका EWS के लिए है। ठीक है, और ये है कार्यालय संख्या, ये भी EWS के वो है कि आप जो घोषणा करते हो ये आपका फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये थी SI के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना, और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।